नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस समय हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। और जैसा आप और हम जानते हैं कि इस वक्त एक महामारी पेंडेमिक कोरोना से हमारी जंग चल रही है और ये जंग छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में भी है, दुनिया में भी है, भारत में भी है और हम बहुत ताकत से इस जंग को लड़ रहे हैं। एक असाधारण परिस्थिति निर्मित हुई है एक ऐसे वायरस की वजह से जिसके स्वरूप के बारे में अभी हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन एक साल पहले की जो परिस्थितियां थी उनसे तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम बहुत कुछ भी जानते हैं। और यही बहुत कुछ हमें ये बताता है कि आने वाला वक्त मनुष्य का है, मनुष्यता का है, आपका, हमारा है। ज़रूर अभी जो असाधारण परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, चूँकि ये पेंडेमिक महामारी संक्रामक है और ये जो नया वायरस दिख रहा है जिसका स्ट्रेन कुछ अलग प्रतीत हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मृत्यु दर जो पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो मृत्यु दर नियंत्रित है, कम है और ये एक बड़ी उम्मीद की बात है। ध्यान यही रखना है कि जैसा हमने चिकित्सकों से बात की है कि 70% लोग जो कोरोना से प्रभावित हैं वो होम क्वारंटीन हैं और इनमें से कई लोग शायद जाने अनजाने में कुछ लापरवाही या हिचक के चलते अपनी परिस्थितियों को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना लेते हैं और अस्पताल इस समय लोडेड हैं और ये चुनौती बढ़ जाती। चलिए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जो पेंडेमिक से प्रभावित सघन रूप से है, लेकिन काफ़ी कोशिशें हैं वहाँ। स्वागत करता हूँ भूपेश जी आपका बंसल न्यूज़ पर बहुत बहुत। जी नमस्कार सूरज जी। जी प्रणाम करता हूँ और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका स्पोर्टी मैनर, आपकी ये सदाशयता देख कर कि हमारे मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर, राज्यसभा मेंबर विवेक तनखा जी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात की और आपने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया जताई कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अगर कोई भी इस तरह का प्रस्ताव आता है, और इस पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं अरविंद भदौरिया जी, उन्होंने भी धन्यवाद विवेक जी का किया है और आपका किया है कि राजनीतिक निहितार्थों से ऊपर उठकर इस समय हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के पास सर पहला सवाल मेरा यही है, पर्याप्त ऑक्सीजन है और जाहिर तौर पर है तभी आप मध्य प्रदेश को देने की बात भी कर रहे हैं? जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 21 को 199 मरीज थे जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता थी जी, और उसको उपयोग जो है 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी जी। आज 15 अप्रैल को, तो 16 तारीख है, लेकिन 15 अप्रैल को जो स्थिति थी 5,898 लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी जी, जिसमें 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी जी। हमारे प्रदेश में 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है जी, जिसमें 27 प्लांट भी हैं और 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन होता है जी। तो आज ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, सरप्लस है। तो हमने वैसे भी कहा हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब डिमांड आई तो फिर वहां भी सप्लाई करने के लिए और जो यूनिट औद्योगिक प्रयोजन के लिए करते थे जी, उसके लिए भी मानव उपयोग के लिए ऑक्सीजन के लाइसेंस हमें तत्काल प्रदान कर दिए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे छत्तीसगढ़ में है और हमारे पास पर्याप्त है जी। तो मध्य प्रदेश के लिए भी आपका हृदय उदार है, भिलाई से तो हम ले ही रहे हैं, ऑक्सीजन और ज़रूरत होगी और कोई प्रस्ताव आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उदार मन से अपने बड़े भाई को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हमारे यहाँ हमने वैसे भी कहा कि 80% ऑक्सीजन हमारे यहाँ रख के पड़ोसी राज्यों में अन्य भी यहाँ जरूरत है वहाँ दिया जा सकता है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर आपके यहाँ जो कुछ शुरू में चुनौतियाँ समझ में आई और ये भी बात सामने आई कि जितनी मात्रा में आपको चाहिए वैक्सीन्स वो नहीं मिल रही, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम्म, 88% जो हेल्थ वर्कर है जी। उसको पहला डोज दिया जा चुका है। हम्म, 59% दूसरा डोज दिया जा चुका है। हम्म, उसी प्रकार से जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसको 85% वैक्सीन डोज दिया जा चुका है और सेकंड डोज है वो 48% दिया जा चुका जी, जी। है। तो इस 45 से 60 साल के उम्र के लोगों को जी। 63% वैक्सीन दिया जा चुका है। हम्म, इस प्रकार से आप देखेंगे कि 44.44% हम्म, वैक्सीन मतलब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को हमने दिया है। हम्म, और छोटे राज्यों को छोड़ दें हम्म, जिसमें जो केंद्र शासित राज्य हैं, पांडिचेरी है और लक्षद्वीप वगैरह जैसे हैं, जी। इनको छोड़ के देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे यहाँ किया गया है, जबकि आपके मध्य प्रदेश में केवल 7%, 7-7.5% किया गया है। जी, जी। और उत्तर प्रदेश में तो केवल 3.7% है। हम्म, तो इस हिसाब से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन हम्म, लगाने प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम्म, हालांकि डोज रोज दिया भेजा जा रहा है और रोज हम वितरित कर रहे हैं। हमारे पास 1 या 2 दिन का ही स्टॉक रहता है। हमने उस दिन प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था कि जी। यदि इसे 7 दिन का हमको डोज दे दिया जाए हम्म, तो हम इसे बहुत तेजी से वैक्सीन लगा सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये मात्रा है वो कम मात्रा में भेजा जा रहा है कभी, जबकि हमारी क्षमता एक दिन में हमने 3,36,000 लोगों को टीका लगाया, हम्म, लेकिन हमको कभी 2.5 लाख मिलता है, कभी 2 लोग मिलता है, कभी कुछ और मिल जाता है। जी। तो इस स्थिति में यदि हमको 4 लाख प्रतिदिन डोज दिया जाए हम्म, तो हम तेजी से लगा सकते हैं। दूसरा निवेदन ये था कि अब जो कोरोना जो हो रहा है वो नौजवानों को भी हो रहा है, किशोरों को भी हो रहा है और बच्चों को भी हो रहा है। बच्चों को भी हो रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो 45 साल के जो सीमा लगाया हुआ है उसे हटा दिया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी उम्र के लोगों को ये टीका लगना चाहिए। हालांकि मैंने उस समय मांग की थी 18 साल के नौजवान को इसका टीका लगाया जाए। जी। बिल्कुल ठीक बात है। ये मांग जोर पकड़ रही है भूपेश जी। मध्य प्रदेश से भी ये स्वर उठा है कि ये बाध्यता जो है समाप्त की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो अचानक से मामले बढ़े, एक कारण तो समझ में आता है कि महाराष्ट्र चूँकि सघन रूप से प्रभावित राज्य है, सबसे अधिक मामले, और आरंभ में तो करीब 40% मामले देश के सिर्फ महाराष्ट्र से आते रहे। क्या कारण आप देखते हैं? बीजेपी का ये भी आरोप रहा कि कुछ क्रिकेट मैच और इस तरह की चीज़ें भी हो गई। वो अपनी एक सियासत की बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते, छत्तीसगढ़ के मुखिया के नाते, आपके पास क्या रिपोर्ट है इसकी, क्या आकलन है आपका कि अचानक छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ गए ये प्रकरण? आपने पहले ही कारण बताया कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के फर्स्ट फेज में देखेंगे तो बॉम्बे है, पुणे है, नासिक है, इन शहरों में ज्यादा रहा है। जी। विदर्भ में इससे कम प्रभावित रहा है, लेकिन सेकंड जो स्ट्रेन आया है वो नागपुर में और विदर्भ में हुआ है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा और उसे लगे हुए जो जिले हैं बिल्कुल उसमें ज्यादा हुआ है। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है विदर्भ का, जिसमें राजनांदगांव है, रायपुर है, दुर्ग है, बेमेतरा है, इसमें कोरोना संक्रमण ज्यादा मिले। और ये उसी समय का है जिस समय नागपुर में लॉकडाउन हुआ है और ये होली के समय में सब लोग गांव आए, क्योंकि हजारों परिवार नागपुर में निवास करते हैं और छत्तीसगढ़ आते जाते रहते हैं। जी। कई ऐसे लोग हैं जो रोज महाराष्ट्र चले जाते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि सीमा लगा हुआ है। जी। जी। तो इसलिए ये जो गांव-गांव में फैला वो उसी कारण से है कि जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में और फिर तेजी से दूसरे क्षेत्रों में। अभी भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा केस रायपुर में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में है और बेमेतरा में है, अब महासमुंद में है। जी। तो इस प्रकार से आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये उस सीमा क्षेत्र के होने के कारण से ये ज्यादा प्रभावित हुआ है बनिस्बत क्रिकेट के। ये केवल राजनीतिक ये बयानबाजी है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। यदि क्रिकेट के कारण से होता तो खुद की क्रिकेट खेल रहे हैं जी। जी। उसी समय वो क्रिकेट खेल रहे थे। और दूसरा चीज, यदि इनको पता था कि क्रिकेट
खेलने से ये कोरोना फैलता है, हम्म, तो फिर ये देखने क्यों गए थे? पूरे परिवार के साथ देखने गए थे। जी जी जी। भूपेश जी, ये आपने जो बात कही ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ब्रिटेन, अभी मेरी बात हो रही थी ब्रिटेन में एक ऐसे सहयोगी से जिन्होंने वैक्सीन के लिए जिस जो भारत में लग रही कोविशील्ड, उसके लिए एक वर्कर के तौर पर अपने शरीर को प्रस्तुत किया था। भारत के ही निवासी हैं, प्रवासी भारतीय हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, दीपक पालीवाल जी। उनका कहना था कि ब्रिटेन में हमने पहचान पर बहुत जोर दिया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हमें पहचानना पड़ेगा कि कोरोना का दरवाज़ा कौन सा है। अगर ये छिंदवाड़ा है, ये नागपुर है, तो हमें वहाँ पर कुछ ऐसे टेस्टिंग प्रोविजंस करने होंगे। मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे, आपकी सरकार सोच रही होगी कि ऐसी जगहों पर जहाँ से कोरोना प्रवेश करता है बड़ी संख्या में, वहाँ अगर हम टेस्ट करके पहले ही पता लगा लें कि ये लोग जो आ रहे हैं ये कोरोना प्रभावित हो सकते हैं, तो शायद रोकथाम बेहतर तरीके से हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट स्ट्रेन के बाद कोरोना बहुत कम हो गया था। आप आंकड़े देखेंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह में केवल 1% था। जी जी जी। द्वितीय सप्ताह में वो 1.6 हो गया, फिर तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ, फिर उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद अप्रैल में अचानक बढ़ के 17, 24 और अब 30% हो गया है। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि हमने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जांच ज्यादा करना चाहिए। और इसी में आप देखेंगे कि हम जनवरी महीने में जहां 22,000 प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे थे, फरवरी में 21,000 और मार्च में 30,000 प्रतिदिन कर रहे थे, और आज अप्रैल में, आज की तारीख में 53,000 प्रतिदिन हम कर रहे हैं। जी जी जी। ये आप देखेंगे कि प्रति 10 लाख प्रतिदिन में हम 1900 लोगों को प्रतिदिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि आपके यहाँ केवल 544 है। जी। और उत्तर प्रदेश में करीब 900 है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि आपके राज्य से, मध्य प्रदेश के राज्य से हम 3 गुना ज्यादा प्रति 10 लाख प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं। जी। और इसी कारण से हम हमारे यहाँ जितने भी कोरोना संक्रमित है उसकी संख्या भी अधिक आ रही है। वो भले आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उपचार भी कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि आप अगर कोरोना पर नियंत्रण चाहते हैं तो टेस्टिंग, ट्रेस, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, यही 3-4 उपाय हैं, और जिसमें आप भी आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। ये मुझे बताइए भूपेश जी कि कब तक आप अपेक्षा रख रहे हैं, जो आपकी मेडिकल टीम से भी बात होती है, अधिकारियों से भी बात होती है, क्या हम अपेक्षा रखें, क्योंकि देश में ये माना जा रहा है कि अप्रैल का लगभग 20-25 अप्रैल तक हम इसका पीक देखेंगे और फिर ढलान की तरफ हमको आंकड़े नीचे की तरफ मिल सकते हैं। क्या आप छत्तीसगढ़ में भी इसी ट्रेंड की अपेक्षा करते हैं कि 25 अप्रैल के बाद ये आंकड़ों में कमी हमें मिल सकती है? बिल्कुल सही कहा। जब अप्रैल के मतलब पहले जो अप्रैल में ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं जी, 4,000, फिर 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, फिर अब 15,000 और 15,000 में पिछले 3 दिन से अभी स्थिर है जी। और रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में स्थिर होने के साथ साथ कुछ कमी आई है जी। तो हम लोग अब ये अपेक्षा करते हैं कि ये 15,000 के है, इसी में यदि स्टेबल हो जाए और उसको धीरे धीरे कम होते जाए, तो हमारी कोशिश यही है कि इसी को मेंटेन किया जाए और इसे नीचे लाने की कोशिश हम करें जी। आपके हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है भूपेश जी, क्योंकि ये एक बड़ा इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, और जैसे कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण जगह अपना स्थान देखना चाहता है, ईश्वर न करे ये स्थिति हम कभी देखें जीवन में, लेकिन लोग इस समय हॉस्पिटल में एक बेड के लिए कहीं से भी सिफारिश लगाने के लिए या किसी भी स्थिति में अतिरिक्त धन देने के लिए भी तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर सहित बड़े शहरों सहित जगदलपुर, बाकी जगह क्या स्थिति है और कैसे आपकी टीम, छत्तीसगढ़ सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट निपट रहा है इससे? एक बड़ी चुनौती है, और आपको कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगा जी कि जनरल बेड जो थे, नॉन ऑक्सीजन
युक्त जो था उसमें करीब 5,488 जी हमारे पास बेड थे 2018 में। जी अब वो बढ़ के 13,546 हो गया है। जी ऑक्सीजन बेड केवल 800 थे, अब वो बढ़ के 4,878 हो गया है। जी। और उसी प्रकार से आईसीयू बेड है 205 थे, हम्म अब बढ़ के 661 हो गए। हम्म वेंटिलेटर है पहले 151 था, 115 हो गए। हम्म और एचडीयू बेड्स है वो पहले 98 था, अब 295 हो गया। हम्म तो पहले 2018 में हमारे पास 6,678 बेड ही थे सब जी मिला के, जी अब वो बढ़ के लगभग 20,000 हो गए हैं। और इसके बाद निरंतर हम लोग इसमें ऑक्सीजन आरआईसीयू बेड बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के द्वारा हो, चाहे श्रम विभाग के द्वारा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट तो कर रही, सभी कलेक्टर को ये निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन बेड के निर्माण करें ताकि किसी भी मरीज को कोई तकलीफ ना हो। जी जी। भूपेश जी, एक सुझाव ये भी सामने आया है कि कोरोना के मामलों में जो चिकित्सक हैं, जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मुझे लगता है आप और आपकी सरकार संवेदनशीलता से उस पर तवज्जो दे भी रही होगी। और जिस तरह से हम आपको देखते हैं और आपके व्यक्तित्व को समझते हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों से संवाद करने में बहुत विश्वास रखते हैं और खुलकर लोगों को बोलने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उनको सुनते भी हैं। तो क्या आप कुछ छत्तीसगढ़ में इस तरह से भी प्लान कर रहे हैं कि जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जो, क्योंकि आपने भी कहा है कि इस कोरोना वायरस का स्वरूप भिन्न है और इसका जीनोम हमको समझना भी होगा कि ये कौन सा है, ये ब्रिटेन का है, ब्राज़ील का है, यूके का है, या कहीं और का है, ये हमें अच्छे से समझकर इसको देखना पड़ेगा। तो इस फ्रेटर्निटी को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, चिकित्सकों को भी, उनके सुझावों को भी, और जो चिकित्सक वैज्ञानिक हैं उनको भी। जी हाँ, आपने ठीक कहा है। पहले जो फर्स्ट स्ट्रेन में जो हमारे यहाँ कोरोना आया उसका जो लक्षण दिखाई दे रहा था उसमें सर्दी बुखार है, जी सर दर्द है और थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की शिकायतें मिलती थी। लेकिन जो सेकंड स्ट्रेन आया है इसमें ये इन लक्षणों के अलावा उल्टी दस्त की भी शिकायत हो रही है जी और अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है जी। और तीसरा ये किसी भी वर्ग को लोगों को हो रहा है, खून के थक्के जमा हो रहे हैं, तो कभी हार्ट फेल हो रहा है, कभी ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये जो सेकंड स्ट्रेन के जो लक्षण हैं जी वो पहले वाले से कुछ भिन्न भी है और दूसरा ज्यादा आक्रामक भी है और ज्यादा फैलने वाला भी है। आप पिछले साल के आप आंकड़े देखेंगे तो जो अलग एक महीने में जितना बढ़ता था वो अब एक सप्ताह में बढ़ रहा है। एक सप्ताह में बढ़ रहा है जी। पिछले साल पीक में लगभग 3800 थे, अब 15,000 हो गए हैं और ये 15,000 बढ़ा है वो केवल ये 15 दिन में बढ़ा है। जी जी। तो ये बता रहे हैं कि इसमें संक्रमण क्षमता ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये हर वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और ज्यादा गंभीर है जी। इस मामले में फिर मैंने डॉक्टरों से, एक्सपर्ट लोगों से भी चर्चा की है और उसमें मैंने कहा कि इसका जो इलाज के जो प्रोटोकॉल है इसको तय होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी ज्यादा जरूरी है। पहले जो दवाई देते थे उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और विटामिन डी, सी, जिंक यही दे देते थे और एक वाइपरमेक्सिन ऐसे कुछ नाम से एक दवाई देते थे जी। तो साइवरमेक्सिन जी जी ये देते थे। लेकिन अब वो उस दवाई से ऊपर उठ के अब साइवरमेक्सिन तो काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे कि लोग अब रेमडेसिविर की बात हो रही है, उसके लिए लाइन लग रहे हैं जी। पहले तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए दौड़ लगाते थे, पहले उसके लिए परेशान होते थे, अभी इसके लिए रेमडेसिविर के लिए दौड़ लगा रहे हैं जी जी। तो इलाज में भी अंतर आया है, प्रोटोकॉल में अंतर, लेकिन अभी भी भारत सरकार के प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर नहीं है। जी, तो जी। अब पूरे देश में जो अलग अलग जो लहर का असर है महाराष्ट्र में और दूसरे प्रदेशों में जिस प्रकार से है उसको अध्ययन करके भारत सरकार को पूरे देश भर के जो वैज्ञानिक है और हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करके एक प्रोटोकॉल तो जारी करना चाहिए।
ये एक महत्वपूर्ण बात है आपकी कि एक प्रोटोकॉल जारी होना चाहिए कि किस तरह से हम एक मेडिसिन का उपयोग करें जो सर्वमान्य रूप से पूरे देश में क्लियर हो, सारे चिकित्सकों को, सारे बड़े हॉस्पिटल्स को, कि ये आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेकर रेमडेसिविर तक हमारा सफ़र काफ़ी, क्योंकि ये वायरस नया है, कोविड-19 है, ज़्यादा पुराना वायरस नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा नहीं जानते। भूपेश जी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा लॉकडाउन को लेकर। क्या आप इसके नियंत्रित इस्तेमाल के पक्षधर हैं, या आपको लगता है कि इसका एक व्यापक इस्तेमाल भी परिस्थितियों को देखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी राज्य सरकारों के मुखिया, मुख्यमंत्रियों में मतांतर है, केंद्र सरकार की भी राय स्पष्ट है कि पूरा लॉकडाउन जो है वो उचित नहीं होगा इस बार। देखिए, पूरा लॉकडाउन तो देश में देखा है और भोगा भी है। करोड़ों लोग सड़क पे आ गए, लोगों की मौत हुई, खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, परिवार बिछड़ गया, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर ली, मृत्यु भी हो गई जी। तो ये स्थिति बनी है, रोजी रोटी अलग से छीन गई, रोजगार, व्यापार, उद्योग सभी ठप हो गए, बहुत सारे लोग दिवालिया भी हो गए जी। तो ये लॉकडाउन के पक्ष में कभी हम नहीं रहे, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि पहले 144 धारा लगाए, फिर नाइट कर्फ्यू लगाए, अब जब संख्या बढ़ गई और नियंत्रण में नहीं रहा, तब फिर ये कलेक्टर लोग अपने अपने जिले में सब लोगों से राय शुमारी करके और समय देकर, ऐसा नहीं कि आज ही लॉकडाउन लगा दे, अचानक न लोगों को राशन लेने का मौका मिला, न सब्जी लेने का अवसर मिला, न दवाई लेने का अवसर मिला, न घर वापस जाने का मौका मिला। तो ऐसे में 3 से 4 दिन पहले ही सबसे चर्चा करके इसको लॉकडाउन की घोषणा करके, तो आज अफरा तफरी नहीं मची। हमारे यहाँ बहुत से जिले हैं वो लॉकडाउन है, लेकिन अफरा तफरा की स्थिति इसलिए नहीं बनी कि सबसे राय शुमारी करके, बातचीत करके इसको लागू किया गया, इस कारण से अफरा तफरी नहीं मची। जी जी। इसे आप किस तरह देखते हैं? ईश्वर ना करे कि आगे हमें और चुनौतियां मिलें, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, जिस तरह से हमने यूरोप में देखा है। यानी अब कोरोना के साथ ही हमको लड़ते हुए आगे बढ़ना है। हम बेहतर उपचार प्रणाली ढूंढ चुके हैं, आगे शायद हम सर दर्द की गोली की तरह एक औषधि तक भी पहुंच जाएंगे कि उस औषधि को लेने के बाद 2 दिन में कोरोना, 1 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई थोड़ी लंबी है और असाधारण है और बेहद चुनौतीपूर्ण है। क्या आपको लगता है, ये सुझाव है कुछ एक्सपर्ट्स का, कि हमें अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ छत्तीसगढ़ी जैसी सुंदर बोली और इसके अलावा गोंडी और तमाम और बोलियां हैं आदिवासी, क्या वहाँ आपको लगता है स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए कि हाउ टू फाइट विद कोरोना, कोरोना से लड़ाई कैसे करें? बिल्कुल सही कहा। अभी भी चाहे भारत सरकार हो, चाहे दुनिया में और भी देश हैं, वो हमारे देश के अंदर भी हम लोग भी लगातार कर रहे हैं कि भाई निश्चित दूरी बना के रखें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, मास्क लगा कर रखें और जरूरत पड़े तभी घर से निकलें। तो जब यही एक तरीका है जिससे हम इससे बच सकते हैं। अभी तक के आप ये नहीं बता सके कि इस दवाई से कोरोना समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। ये अभी तक के इस निष्कर्ष में नहीं पहुंचे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी अनेक लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और कुछ लोगों की मौतें भी हुई है दूसरे डोज देने के बाद भी। हालांकि हम लोग वैक्सीनेशन में ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी अभी परफेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी अनुसंधान की और जरूरत है, खोज की और जरूरत है, और बिल्कुल कारगर दवाई खोजने की अभी आवश्यकता है, पूरी दुनिया में है। लेकिन जरूरत यह है कि स्व अनुशासन बहुत आवश्यक है और हर आदमी को ये मान लेना चाहिए जब तक कि कोरोना है तब तक कि इसी के साथ जीना है, और अपने जो रोजगार है, शिक्षा है, वो भी प्राप्त करना है। अभी शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ है, बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, स्कूल से दूर हो चुके हैं, रोजगार भी प्रभावित हुआ है, लोगों के जीवन प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों को अब ये स्वीकार करना चाहिए कि हमको इसी के साथ, इस कोरोना के साए में हमको जीना है। तो उस डरना नहीं है,
बचाव जरूरी है और बचाव के लिए ये सारे उपाय जरूरी है। अन्यथा हम देखेंगे अभी लॉकडाउन खोल दीजिए, बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी, आपके गोलगप्पे ठेले में लोगों की जमवाड़ा शुरू हो जाएगा, चाट भंडार में जमवाड़ा हो जाएगा। ये हमको नहीं करना है और इस कोरोना से जो लड़ाई करना है उसे अपने जीवन में उतार लेना है। तो स्व अनुशासन बहुत जरूरी है, बिना स्व अनुशासन के इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ही लोग वो आइकॉन हैं, आप ही लोग वो प्रतिनिधि हैं जिनकी लोग बहुत सुनते हैं, यानी आप जैसे जनप्रतिनिधि, आप एक राज्य के मुखिया हैं, राजनीतिक मुखिया हैं, निर्वाचित मुखिया हैं। क्या आप सोच रहे हैं इसके लिए कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक संगठनों की मदद से शुरू किए जाएं जिससे ये बात लोगों को स्पष्ट हो कि कोरोना के साथ जीना है तो कैसे जीना है, किन सावधानियों के साथ जीना है? बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि राजनेताओं को उसके आइकॉन के रूप में आना चाहिए, लेकिन अभी 5 राज्य के चुनाव हुए जिसमें सारे नेता चुनाव प्रचार करने गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि क्योंकि कोरोना है और कोरोना में भीड़ नहीं होना चाहिए, एक जगह लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आम सभा नहीं करूंगा। एक भी नेता ने नहीं कहा। यदि ऐसा कोई भी नेता बोलते तो निश्चित रूप से एक आदर्श नेता के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में सामने आता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नहीं किया जी। तो हम तो गांधी के देश में रहते हैं। गांधी जी तो कभी बोल के संदेश नहीं देते थे, वो तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो पहले करते थे और उसके बाद लोग उससे सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम दूसरे को आदेश देते हैं कि मास्क लगाना चाहिए लेकिन खुद नहीं लगाते। भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए लेकिन हम ही रैली 1000, 10,000, लाख लोगों के 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें भाषण दे रहे हैं और कहते हैं कि हमको आम जनता को कहते हैं कि आप एकत्रित मत होइए। तो ये जो दोहरापन है जी वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बड़प्पन की मैं प्रशंसा करूंगा भूपेश जी कि आपने बिना लाग लपेट के खुद को शामिल करते हुए ये बात कही है, जो मैं इसलिए कहता हूं कि ये बात भले ही कबीर की उलट बांसी की तरह लगे लेकिन ये लोगों के मन में जाएगी। एक राजनेता की चुनौतियां भी हम समझते हैं और इसीलिए हमने ये भी बात की एक दिन पहले कि निर्वाचन आयोग वो संस्था है जो इस दुविधा पर अंकुश लगा सकता है। इन परिस्थितियों में चुनाव क्या आगे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है निर्वाचन आयोग के सामने। एक संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, और क्यों ना ये तय कर लिया जाए कि जब तक ये चुनौतियां हैं तो चुनाव का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे भूपेश जी अभी हमसे बात कर रहे हैं, रैलियां टेलीविज़न के ज़रिए हो सकती हैं, भले ही वो आसाम में हो, लेकिन वहाँ भी एक बड़ी स्क्रीन पर भूपेश जी की रैली हो सकती है, या माननीय प्रधानमंत्री या तमाम माननीय बड़े नेताओं की अलग अलग दलों के हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपने जिस तरह ये बात कही है, ये बात लोगों के मन तक गई होगी और यह आपकी मजबूरी की तरफ भी इशारा करती है, आप राजनेताओं की, लेकिन ये बताती है कि आप स्वीकारते हैं, अपनी पीड़ा भी रखते हैं लोगों के सामने। जैसा एक बड़ा सुंदर शेर है कि शर्त है सफ़र, चलना मजबूरी है, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। लगातार चलना है, अनवरत चलना है, ऐसे में कांटा भी है पैर में तो किसको दिखाऊं मैं। ये पीड़ा तो है, लेकिन फिर भी आपने ये जो बात कही है ये बड़ी। सर, आपको क्या, आप इससे भी सहमत हैं कि जो कोरोना से प्रभावित पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनके 5-6 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की भी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिससे वो अपने सीमावर्ती विषयों को नियंत्रित करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य पर कोई मजबूत रणनीति बना सके? देखिए, अभी तो अब लॉकडाउन है ही नहीं, अब ट्रेन यात्रा भी जारी है, हवाई यात्रा भी जारी है, सड़क मार्ग से लोग आ जा रहे हैं जी। तो हमने ये तय किया है कि भाई हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति आए वो निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए तभी वो अपने घर में जा सकेगा जी। अन्यथा रेलवे स्टेशन में भी और एयरपोर्ट में भी और सीमा में भी हम लोगों ने, राज्य की सीमा में भी टेस्टिंग की व्यवस्था कर ली है ताकि उसके टेस्ट कर सकें और जो निगेटिव आए उसे घर भेज सकें और उसे जब तक रिपोर्ट नहीं आए तो क्वारंटाइन सेंटर में रखें और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो
जिस स्तर के संक्रमित व्यक्ति है उसके हिसाब से उसके इलाज की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि ये और जो फैल रहा है वो ना फैले। मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था हो तो संक्रमण जो एक दूसरे राज्य से लोग आ जा रहे हैं और संक्रमित लोग हैं तो उसको जल्दी से जल्दी चिन्हित कर पाएंगे और इलाज में आसानी होगी। आखिरी प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, हालांकि आपसे जो संवाद शुरू होता है वो इतना सहज और इतना संप्रेषणीय होता है, कम्युनिकेटिव होता है कि वो चलता ही रहता है, और सबसे उसमें जो सकारात्मक बात है कि आप उसमें कहीं उससे पीछे हटते नज़र नहीं आते हैं, और अपनी तमाम व्यस्तता के बाद आप अपने चेहरे पर वो भाव नहीं आने देते हैं कि शरद जी अब बस करिए, बहुत हो चुका है। आखिरी सवाल है मेरा, आपको जितना हम समझते हैं, ये बात मैं पहले भी आपके साथ अलग अलग मंचों पर कह चुका हूँ, निर्भीकता आपके स्वभाव का एक हिस्सा है। मैं हमेशा याद करता हूँ, एक बार आपकी और हमारी चर्चा में, अनौपचारिक चर्चा में, आपने कहा था कि डर मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है शरद जी, और ये स्वभाव है मेरा। मैं भय को मैं हमेशा मानता हूँ कि नहीं, ये भय जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये मनुष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भय जिस क्षण हमारे ऊपर हावी होता है हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। मेडिकल साइंस कहता है कि डर अगर हमारे भीतर आता है तो छोटा रोग भी बड़ा हो जाता है, और बड़ा रोग तो और बड़ा हो जाता है। आप लोगों के मनोबल को, उसको बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? और मेडिकली भी क्या आपको लगता है कि अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ऐसे कॉल सेंटर खोले जाएंगे जो मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों के मनोबल को दुरुस्त रखें, उनके भय को हटाएं? अभी जो स्थिति है जी, जिसको कोरोना नहीं हुआ है वो समझता है कि मेरे को कोरोना नहीं होगा, बचत सबको हो सकता है, दुनिया भले हो जाए मुझे पर नहीं होगा। जी जी जी, और वो फिर बिंदास घूमता भी है। जी जी, लेकिन जैसे कोरोना संक्रमित हुआ जी, तो उससे ज्यादा डरपोक आदमी भी कोई नहीं है। फिर वो इतना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। इलाज के लिए दौड़ भाग करना शुरू करता है, पूरे परिवार के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो बहुत भयभीत रहता है। जी, तो बहुत जी। लोगों को मैंने देखा है और मैंने खुद टेलीफोन से बात की है, आप हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा जी, तो ऐसे इन लोगों से मैंने बात की। बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटर और आईसीयू से बाहर आए हैं। जी, तो आज जरूरत ये है कि ये कोरोना के एक और पक्ष है जी, जिसमें लक्षण है, जिसमें आप जो सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ये उल्टी, दस्त, उसके अलावा एक और है कि कोरोना में डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम जी। बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ऐसे समय में जी, थोड़े से अपने कोई परिचित व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति थोड़ा सा उसका हौसला अफजाई कर दे, अरे कोरोना कुछ नहीं, इसे तो लड़ लोगे, दवाई करे, डॉक्टर से इलाज कर ही रहा है, आप हिम्मती आदमी है, थोड़ा सा साहस करो, कुछ नहीं होगा, आप इसे पार हो जाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा उसे उत्साह वर्धन वाली जो दो शब्द उनके कान में पड़ जाते हैं तो आदमी का हिम्मत बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, और कोरोना से वो लड़ के बाहर भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि ऐसे कॉल सेंटर हमने हर जिले में खोले हैं, जो जिले स्तर पे उसको हमने विज्ञापन भी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी, प्रिंट मीडियम में सब में आ रहे हैं, सभी जगह जो सहायता केंद्र खोले गए हैं और उसमें संपर्क किया जा सकता है। और भी जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधियों के बड़े संपर्क में रहते हैं लोग, वो मरीजों को फोन में बात करके उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। डराने का काम न करें। यदि जो कोरोना पीड़ित है उसको केवल उत्साहवर्धित करते रहिए, उनको कहिए आप दवाई ले लीजिए, और आपकी दिनचर्या सही होना चाहिए, खान पान सही होना चाहिए, और संयमित जीवन हो, और आप बिल्कुल आप इसे जीतेंगे। ये थोड़ा सा बात आप कर दें, निश्चित रूप से वो कोरोना से बाहर आ जाता है। बिल्कुल भूपेश जी, और मेरा एक छोटा सा इसमें दृष्टि ये भी है, हालांकि हम सुझाव देने के अधिकारी नहीं हैं, आप लोग विज्ञ व्यक्तित्व हैं, चीज़ों को आप ही लड़ते हैं, मोर्चे पर आप ही तैनात रहते हैं, लेकिन भूपेश जी भी अगर बात करेंगे, उनकी टीम के गणमान्य मंत्रीगण भी बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स से, चाहे कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, ज़िला प्रशासन है, और इसी तरह अगर कलेक्टर्स हैं, ज़िले के एसपी हैं, वो भी ऐसे कोरोना वॉरियर से बात करेंगे कि मैं आपका कलेक्टर बोल रहा हूँ, मैं आपका एसपी बोल रहा हूँ, मैं आपका मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहा हूँ, वाह शेर क्या लड़ाई लड़ी है। तो सर बड़ा चेंज हो जाता है मामला। जैसे हम लोगों की कोशिश रहती है
कि कभी आप हमारे किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आ गया, और किसी आम व्यक्ति से अगर मुख्यमंत्री की बात हो जाती है, कलेक्टर की बात हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन का एक बड़ा अध्याय हो गया। तो मुझे लगता है उसके मनोबल बूस्ट के लिए एक छोटा सा हम्बल सबमिशन मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, बहुत शुभकामनाएं। जिस निडरता से और जिस संकल्पना से और जिस बेहतर दृष्टि से आपकी पूरी टीम इससे लड़ रही है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त होना चाहिए कि कोरोना की इस जंग में छत्तीसगढ़ जीतेगा, छत्तीसगढ़िया जीतेगा, और छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ से ज़्यादा जनता है वो जीतेगी। बहुत शुभकामनाएं भूपेश जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अपनी सी विशिष्ट शैली से, जिसमें खुलकर बात करने का उनका अंदाज है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि ये राजनेताओं की एक विवशता है कि हम 5 राज्यों के चुनाव में सब जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि किसी रैली की ज़रूरत नहीं है। ये उनके भीतर की एक निडरता भी है और साफगोई भी है कि वो खुद को शामिल करते हुए एक राजनेताओं की बड़ी विवशता की तरफ इशारा करते हैं। और ये देश के सामने एक बड़ा सवाल भी है। सवाल निश्चित तौर पर है और हम अपेक्षा करेंगे कि निर्वाचन आयोग इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेगा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। मेरी सहयोगी जो हमारे हैं, जो आपको न्यूज़, सुमित जी आपको न्यूज़ अपडेट के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश दुनिया की खबरें बताएंगे। ओवर टू सुमित जी। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।